इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और उन 5 चीज़ों में से एक चीज़ है ज़कात। ज़कात ही मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, मालदारों पर ज़कात फ़र्ज़ है जो गरीबों को दी जाती है। और ये ज़कात फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। इसी तरह से जो लोग साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब जब मैं कहूँगा तो आप लोग समझ जाएं कि साहिब निसाब यानी वो लोग जो शरीयत की नज़र में मालदार हैं, हमारी नज़र में नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। 1 मंजिल वाला है तो वो 2 मंजिल वाले को देख रहा है, 2 मंजिल वाला है तो वो 3 मंजिल वाले को देख रहा है, किसी के पास 1 मकान है वो तो 2 मकान वाले को देख रहा है, साइकिल वाला गाड़ी वाले को देख रहा है, बाइक वाला कार वाले को देख रहा है, कार वाला मर्सिडीज़ वाले को देख रहा है। तो हमारा एतबार नहीं है। शरीयत ने कह दिया ये मालदार हैं, ये गरीब हैं, क्योंकि हमारा मिजाज ये है कि हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। हर आदमी आज के टाइम में नाशुक्रा बना हुआ है, अपने आप को गरीब समझ रहा है। शरीयत ने एक उसूल बता दिया कि ये मालदार हैं, ये गरीब हैं, ये ज़कात देंगे और ये ज़कात लेंगे, ये लोग ज़कात निकालेंगे और इन लोगों को ज़कात दी जाएगी। तो वो लोग कहलाते हैं जो ज़कात देते हैं, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, वो लोग कहलाते हैं साहिब निसाब। तो जब मैं बोलूँगा साहिब निसाब तो आप लोग समझ जाएं, साहिब निसाब यानी वो लोग जो शरीयत की नज़र में मालदार हैं। तो मालदारों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और ज़कात हमें देना चाहिए। ज़कात निकालने में हमें कोताही नहीं करना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक ख़ातून को देखा जो 2 कंगन पहने हुए थी। तो हुज़ूर ने पूछा, क्या तुम इन 2 कंगनों की ज़कात निकालती हो? तो उन ख़ातून ने कहा, या रसूलल्लाह ज़कात तो मैं नहीं निकालती हूँ। तो हुज़ूर ने अर्ज़ किया, ज़कात निकाला करो, क्योंकि अगर तुम ज़कात नहीं निकालोगी तो क्या तुम ये चाहती हो कि जहन्नम की आग के कंगन तुम्हें पहनाए जाए, इसके बदले में तुम ज़कात नहीं निकालो? तो उन्होंने कहा, नहीं या रसूलल्लाह मैं ज़कात निकालूंगी। तो हमें ज़कात निकालना चाहिए। ज़कात किन चीज़ों पर होती है? तो 4 चीज़ों पर ज़कात होती है। नंबर 1, सोना। किसी भी सूरत में आपके पास सोना हो, चाहे वो पहनने का हो, चाहे वो बेचने का हो, कोई भी हो, सोना, चाहे वो डली की शक्ल में हो, चाहे वो ज़ेवरात की शक्ल में हो, अंगूठी की शक्ल में हो, नगीने को हटाकर सोना। नंबर 2, चांदी। नंबर 3, कैश। कैश आपका करंट अकाउंट का हो, सेविंग अकाउंट का हो, जो भी आपका है कैश, जो भी आपका पैसा है वो। नंबर 4, बिज़नेस का सामान, यानी आप जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं वो। तो ये 4 चीज़ों को आपको जोड़ना है। 4 चीज़ों को जोड़ने के बाद अगर इसका अमाउंट इतना बनता है जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी हमारे इंडिया में 37,000 रुपये की आ रही है, 37 या 38,000 रुपये की, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आप देख लें। तो जिसके पास इतना अमाउंट है जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है, कर्ज़ा हटाकर, ठीक है ना, आपके ऊपर जितना कर्ज़ा है वो सारा कर्ज़ा माइनस करने के बाद सोना, चांदी, कैश और बिज़नेस का सामान, ये 4 चीज़ें आप जोड़ेंगे। इन 4 ही चीज़ों पर ज़कात होती है। तो इन 4 चीज़ों को जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? मिसाल के तौर पे आपने सोना जोड़ा, चांदी जोड़ी, कैश जोड़ा और बिज़नेस का सामान जोड़ा। सोना नहीं है तो कोई बात नहीं, चांदी, कैश और बिज़नेस का सामान, यानी इन 4 में से 2 हैं तो 2 को जोड़ें, 3 हैं तो 3 को जोड़ें, 4 हैं तो 4 को जोड़ें। 4 को जोड़ने के बाद इतना अमाउंट बनता है जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं। तो आप कहलाएंगे साहिब निसाब, यानी आप मालदार हैं शरीयत की नज़र में। और जो शख्स साहिब निसाब होता है तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से ज़कात होती है, ठीक है ना। तो जब मैं बोलूँ साहिब निसाब तो आप समझ जाएं। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब ज़कात, जो आप लोगों ने ये सुना होगा कि ज़कात जो फ़र्ज़ होती है वो 1 साल के बाद होती है, यानी 1 साल गुजर जाए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप जिस दिन साहिब निसाब हुए हैं, ठीक है ना, आप जिस दिन साहिब निसाब हुए हैं, साहिब निसाब को मतलब समझ गए ना, कि इतना अमाउंट आपके पास आ गया जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, यानी 37-38 हज़ार रुपये के आप मालिक हो गए। जिस दिन आप मालिक होंगे फर्स्ट टाइम, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इतने रुपए के मालिक होंगे तो उस दिन आप कहलाएंगे साहिब निसाब। जैसे ही आप साहिब निसाब हुए वो डेट आप नोट कर लें।
अब ठीक 1 साल के बाद उसी डेट को आपको हिसाब लगाना है कि टोटल अमाउंट आपके पास कितना है, सोना, चांदी, कैश, बैंक बैलेंस और बिजनेस का सामान। ये 4 चीज़ें आप जोड़ेंगे। 4 चीज़ें जोड़ने के बाद फिर आपके ऊपर जो कर्ज़ा है वो माइनस करेंगे, आपको जो लोगों को पेमेंट करना है वो आप माइनस करेंगे, तमाम तरह के जो कर्ज़े हैं वो आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट कितना बैठ रहा है, जितना अमाउंट बैठेगा उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी। ठीक है ना। अगर वो अमाउंट निसाब को पहुंच रहा है तो ज़कात आप देंगे, और अगर वो निसाब को नहीं पहुंच रहा है तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे ना। साहिब निसाब आप जिस दिन भी होंगे, फर्स्ट टाइम आप जब साहिब निसाब होंगे वही आपकी डेट हो जाएगी साहिब निसाब होने की। फर्स्ट टाइम, जैसे हम लोग बालिग होते हैं ना, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि बालिग हो गए या फिर नाबालिग हो जाते हैं और फिर बालिग हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। फर्स्ट टाइम हम जब बालिग होते हैं उसी वक्त से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरह से हम फर्स्ट टाइम जब साहिब निसाब होते हैं ठीक उसके 1 साल बाद हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और फिर हमें गुणाभाग करना होता है उस डेट में। अगर अमाउंट इतना बैठता है जो निसाब तक पहुंचता है तो फिर हम ज़कात निकालेंगे 2.5% के हिसाब से, और अगर इतना अमाउंट नहीं बैठता है जो निसाब तक पहुंचे तो फिर हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ठीक है। और जिस दिन हम साहिब निसाब हुए हैं ठीक उसके 1 साल बाद उसी तारीख़ में हमें ज़कात निकालनी है। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन बाद निकालें, 2 दिन बाद निकालें, नहीं, बल्कि एक डेट होगी आपकी, उसी दिन आपको गुणा भाग करना है। अब 1 साल के बीच में क्या आया क्या गया इससे मतलब नहीं है। अब जाहिर है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम साहिब निसाब फ़र्स्ट टाइम कब हुए थे, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम हम साहिब निसाब कब हुए थे। अब ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में ये करें कि अंदाज़ा कर लें, गौर व फिक्र कर लें कि फ़र्स्ट टाइम आप साहिब निसाब कब हुए थे। गौर व फिक्र करने के बाद मिसाल के तौर पे आपने ये अंदाज़ा किया कि मैं 15 मुहर्रम में, चाँद की तारीख़, कि मैं 15 मुहर्रम में फ़र्स्ट टाइम साहिब निसाब हुआ था। अब हर साल आप 15 मुहर्रम को पूरा चिट्ठा जोड़ेंगे। आपके पास कैश कितना है, आपके पास बिज़नेस का सामान कितना है, आपके पास सोना कितना है, आपके पास चांदी कितनी है, और टोटल लगाने के बाद मिसाल के तौर पे आपने टोटल लगाया 2 लाख का, 2 लाख आप नोट कर लें। फिर आपके ऊपर कर्ज़ा कितना है, कर्ज़ा माइनस करें, जितने लोगों को आपको पेमेंट देना है वो माइनस करें। माइनस करने के बाद मिसाल के तौर पे 1 लाख का आपके ऊपर कर्ज़ा है, तो 2 लाख में से 1 लाख आप माइनस कर देंगे, 1 लाख रह जाएगा। अब इस 1 लाख पर ज़कात होगी 2.5% के हिसाब से, यानी 2,500 रुपये। बात समझ आ रही है? अब लोगों को याद नहीं होता कि मैं साहिब निसाब फ़र्स्ट टाइम कब हुआ था, तो इस सिलसिले में मसला ये है कि आप कोई एक डेट अपनी तय कर लें। मिसाल के तौर पर रमज़ान, पहले रमज़ान की डेट तय कर लें, चाँद की तारीख़, कोई भी एक तारीख़ आप तय कर लें। ज़्यादातर लोग रमज़ान में डेट तय कर लेते हैं, लेकिन एक डेट फ़िक्स करने के बाद अब वो डेट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई बंदा 1 रमज़ान की डेट फ़िक्स कर लेता है कि मैं 1 रमज़ान को अपना पूरा टोटल लगाऊंगा और देखूंगा मेरे ऊपर कितनी ज़कात बनती है। अब हर साल 1 रमज़ान को ही आपको हिसाब लगाना है, और सारी ज़िंदगी के लिए ये 1 तारीख़ रमज़ान की आपके लिए ज़कात निकालने का दिन हो गई। ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 रमज़ान आया, आप डायरी लेके बैठ जाएं, कितना है कैश, कितना है गोल्ड, कितना है चांदी, कितनी है, और बिज़नेस का सामान कितना है। बिज़नेस का सामान मिसाल के तौर पे आप कारोबार करते हैं, बुक स्टोर है आपका, तो जितनी बुक्स आपकी दुकान में हैं वो सारा टोटल लगाएं। कैश कितना है आपके पास वो टोटल लगाएं, चांदी कितनी है वो टोटल लगाएं, सोना कितना है वो टोटल लगाएं। टोटल लगाने के बाद निकला 2 लाख, तो 2 लाख नोट कर लें। अब आपको देना कितना है, व्यापारी को कितना देना है, लेबर को कितना देना है, दुकान का किराया कितना देना है, बिजली का बिल कितना देना है, जितना भी आपको देना है, जो आपके ऊपर कर्ज़ा है वो आप टोटल लगा लें। 2 लाख आपके पास है और 1 लाख आपके ऊपर कर्ज़ा है, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, बचा 1 लाख। अब इस 1 लाख पर ज़कात होगी, तो आप डायरी में नोट कर लें 1 लाख पर मेरी ज़कात 2,500 रुपये मुझे ज़कात के देना है। अब डायरी में नोट कर लें।
अब ये 2,500 आप 1 महीने के बाद दो, 2 महीने के बाद दो, जब आपको आसानी हो जब दो, लेकिन चांद की जो डेट है आपका ज़कात का गुणा भाग करने की, वो डेट में आप गुणा भाग करके अलग कर दो ज़कात की रकम के इतनी रकम मुझे ज़कात की देनी है। बात समझ आ रही है? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एक चांद की तारीख में आप गुणा भाग करते हैं ज़कात का, तो ये दो नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे साल में, ये जो पूरा साल पिछला गया है, इसमें कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, इसका एतबार नहीं है। वो जितना आ रहा है, लाखों करोड़ों आपका आया गया, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो दिन आपका ज़कात का हिसाब लगाने का है, उस दिन में आपके पास कितना है, ये है ज़रूरी। उस दिन जो आपके पास है उस पर ज़कात होगी। अगले दिन आपके पास 1 करोड़ आ जाए, उसका कोई एतबार नहीं है। जो आपका, जैसे असर की नमाज़ पढ़ने का वक्त होता है ना, तो असर के वक्त में हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब के वक्त में मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे ही ज़कात का हिसाब लगाने की जो भी आप एक डेट तय कर लें, पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को, जैसे मैंने कहा, उसी डेट में आप ज़कात का हिसाब लगाकर ज़कात की रकम अलग लिख दें। अब वो आप अपनी सहूलत के एतबार से जब चाहें गरीब को दे सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अच्छा, जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगा रहे हैं, उस दिन आपने ज़कात का हिसाब लगाया, लेकिन आपके पास कर्ज़ा माइनस करने के बाद आपके पास जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो निसाब तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी नहीं। फिर उस साल आपके ऊपर ज़कात है ही नहीं है। मिसाल के तौर पे 1 तारीख़ को आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठते हैं और 2 लाख का आपके पास सोना, चांदी, कैश और बिज़नेस का सामान टोटल मिला के 2 लाख हो रहा है, लेकिन 3 लाख का आपके ऊपर कर्ज़ा है। तो 3 लाख अगर 2 लाख निकाल देंगे आप, तो 1 लाख का आपके ऊपर और कर्ज़ा हुआ, तो फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं होगी। ठीक है ना? लेकिन हर साल उसी डेट में आपको ज़कात का हिसाब लगाना है। ज़कात देने के लायक हैं आप, यानी ज़कात अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ हो रही है तो ज़कात निकाल दो, नहीं है तो लिख दो कि भाई इस साल मेरे ऊपर कोई ज़कात थी नहीं। ये तरीक़ा है ज़कात निकालने का। बिज़नेस का सामान, तिजारत का सामान, देखिए आप किस चीज़ की तिजारत करते हैं। अगर आप कॉपी किताबों की तिजारत करते हैं तो आपकी दुकान में जितना भी माल भर रहा है, तो उसकी जो मार्केट की रेट है, यानी जिस कीमत पे वो आप बेचोगे, उसका एतबार होगा। अब जो बेचने का सामान नहीं है, यानी जो तिजारत के मकसद से, बिज़नेस के मकसद से हमने सामान नहीं ख़रीदा है, उस पे ज़कात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ हैं हमारे पास, तो गाड़ियों पे ज़कात नहीं है। हमारे पास जो बुक्स हैं वो पढ़ने के लिए हमने ख़रीदी हुई हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है। हमने मकान रहने के लिए ख़रीदा हुआ है, तो उस पर ज़कात नहीं है। जो भी चीज़ बिज़नेस के पर्पज़ से ख़रीदी गई है उसके ऊपर ज़कात होगी। किराए का मकान है, मकान हमने किराए पे दे रखा है, किराएदार रह रहे हैं, तो वो जो आमदनी आ रही है उस पर ज़कात होगी। हमने कोई प्लॉट लेके डाला हुआ है, और प्लॉट लेके इसलिए डाला हुआ है कि जब ये अच्छे रेट में बिकेगा तो हम बेच देंगे, यानी बिज़नेस का मकसद, बिज़नेस के मकसद से हमने वो प्लॉट ख़रीद कर डाला हुआ है, तो फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी इस पर। ठीक है। लेकिन जो गोल्ड हमारे पास रखा हुआ है, सिल्वर रखी हुई है, वो फिर चाहे बच्चों की शादी के लिए हमने रखी हुई हों, जेवर हमने अपने पहनने के लिए रखे हों, जेवर मर्द के पास अगर सोना चांदी है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। बीवी के अगर जेवरात हैं तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। ठीक है। ज़कात फ़र्ज़ कब होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। साहिब निसाब किसको कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ज़कात कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दिया। जब हम लोग ज़कात निकालते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें ज़कात निकालते वक्त जोड़ना चाहिए। ठीक है। इस सिलसिले में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट है, इसी तरह से हमने एफडी वगैरह करा रखी हैं, और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों को ज़कात निकालते वक्त हमें ऐड करना है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें माइनस करना है, आज मैं बहुत आसान तरीक़े से आपको ज़कात निकालने का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। जिस दिन भी आप ज़कात निकालते हैं, तो जिस दिन आप ज़कात निकालने बैठें, यानी ज़कात का हिसाब लगाने बैठते हैं, ज़ाहिर है वो कोई एक डेट होती है, सबकी अलग अलग डेट होती है। तो बहरहाल जिस दिन भी, या अगर आपकी कोई डेट नहीं है तो अपनी एक डेट मुतय्यन करें, चाँद की कोई एक तारीख़ आप फ़िक्स करें, और हर साल उस चाँद की तारीख़ में आप अपनी ज़कात का हिसाब लगाएं। अब ज़कात का जब आप हिसाब लगाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को आप जोड़ेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक कॉलम बना लें, ए और बी सेक्शन बना लें 2, ठीक है, अलग अलग लाइनें बना लें 2।
तो वो चीज़ें जो हमें ज़कात का हिसाब लगाते वक्त जोड़ना चाहिए, तो पहले आप जोड़ लगाएंगे, सारी चीज़ों का जोड़ लगा लेंगे, फिर वो चीज़ें जो हमें इस जोड़ में से माइनस करनी है वो चीज़ें आप अलग लिख लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जोड़नी है, वो 2 लाख की बैठती हैं। ठीक है, 2 लाख की वो बैठ गई, तो हमने उसको लगा लिया कि भाई हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख के सामान हैं, सारी चीज़ें मिला के। फिर हमें जो चीज़ें माइनस करनी है, कर्ज़ा माइनस करना है और बहुत सारे बिल माइनस करना है। माइनस करने के बाद फिर जितना अमाउंट बचेगा उस पर ज़कात होगी 2.5%। अब आइए जानते हैं वो चीज़ें जिन पर ज़कात होती है, यानी ज़कात का हिसाब लगाते वक्त हमें किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को जोड़ना है, किन चीज़ों को प्लस करना है। तो देखिएगा, ये मैंने लिख कर रखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। तो जब आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे सोना, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, अंगूठी हो, ज़ेवरात हो, कोई और चीज़ हो, सोना, उसमें जो नगीना लगा होता है, नग लगा होता है, वो नहीं, सिर्फ सोना। तो सोना देखेंगे आप, सोना कितना है, सोने की कितनी कीमत है। जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठें, जो भी आपकी डेट हो ज़कात का हिसाब लगाने की, उस डेट में आप ये देखेंगे कि जो आपके पास गोल्ड है उस दिन वो कितने में बिक जाएगा। ठीक है, तो मार्केट के रेट के हिसाब से तो आप सोना जितना भी है टोटल मिला के उसकी रेट लिख लें, सोना। ठीक है, नंबर 2 चांदी, चांदी लिख लें कि चांदी का क्या रेट बैठ, जितना भी चांदी है आपके पास, जितनी भी चांदी है उसकी रेट लिख लें, चांदी। ठीक है, नकदी कैश किसी भी मकसद के लिए रखा हो, गाड़ी ख़रीदने के लिए, बच्चे की शादी करने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, जो भी कैश आपके पास है वो नोट कर लें, वो कितना है आपके पास। फिर बैंक बैलेंस, सेविंग अकाउंट और दूसरे अकाउंट, करंट अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, उसमें कितना बैलेंस है वो आप नोट कर लें। इसी तरह से किसी को उधार या अमानत दी गई रकम, किसी को आपने उधार दिया हुआ है, वो भी आप ऐड जोड़ें। किसी को आपने अमानत के तौर पे किसी के पास कोई रकम रखी है, वो भी आप जोड़ें। इसी तरह से सिक्योरिटी में दी गई रकम, इंश्योरेंस पॉलिसी में असल जमा रकम, आपने कोई पॉलिसी ले रखी है मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये साल की, तो वो जो आपने 50,000 रुपये पॉलिसी में दे रखा है वो 50,000 रुपये। ठीक है, जो असल रकम है वो। ठीक है, गैर मुल्की करेंसी के मौजूदा रेट, कोई गैर मुल्की करेंसी आपके पास है तो उसके मौजूदा रेट क्या हैं वो नोट कर लें आप। बॉन्ड्स, इसी तरह से मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेट और वसूल किए हुए प्राइवेट फ़ंड, ये सारी चीज़ें, अगर ये नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जो इन चीज़ों में से आपके पास हो वो सब ऐड करेंगे आप। इसी तरह से सामान तिजारत, बिज़नेस का सामान, तैयार माल का स्टॉक, आप कोई शॉप चलाते हैं मिसाल के तौर पे, आपके पास आपकी जो है कोई शॉप है कपड़े की, तो जितना भी बिज़नेस का सामान आपके पास है आपकी शॉप में वो सारा लगाएं, उसको जोड़ें। तैयार माल का स्टॉक, कोई माल है जो कहीं जाना है, तैयार आपके पास रखा हुआ है तो उसकी रेट। बेचने की नीयत से ख़रीदी गई दुकान, कोई दुकान या कोई प्लॉट या कोई गाड़ी जो आपने सिर्फ बेचने की नीयत से ख़रीदी है तो वो भी ऐड करें। इसी तरह से कोई कच्चा माल जो आपने ख़रीदा है, अब आप उसको तैयार करके बेचेंगे, वो भी, उसको भी जोड़ें। और कच्चा माल वो माना जाएगा जिसकी रकम आपने अदा कर दी है। मिसाल के तौर पे आपकी शॉप है आटे की, आटा बेचते हैं आप, गेहूं वगैरह पीस के चक्की लगी हुई है आपके यहाँ, तो कच्चा माल आपने ख़रीदा, गेहूं भी ख़रीदे हैं लेकिन वो पिसे नहीं हैं, तो वो कच्चा माल जिसकी कीमत आपने अदा कर दी है वो, उसको आप ज़कात का हिसाब लगाते वक्त उसको भी शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, अब आप इसको नोट करें कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपके पास है, हिसाब लगा लें। मिसाल के तौर पे आपने सारी चीज़ों को जब जोड़ा तो ये टोटल आपके पास बनी 2 लाख रुपए की, तो आप 2 लाख रुपए लिख दें टोटल, यानी टोटल मिला के जो आपके पास सामान है, कैश, सोना, चांदी, बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें जिनके ऊपर ज़कात होती है, वो सारे सामान मिला के टोटल 2 लाख बने, तो आप 2 लाख लिख लें। अब आइए जानते हैं कि ये 2 लाख में से कौन सी चीज़ें हमें माइनस करनी है।
ठीक है, यानी वो चीज़ें जो हमें टोटल माल में से माइनस करनी है। कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी है तो देखिएगा, वो चीज़ें जो हमें निकालनी है, नंबर 1 लिया हुआ कर्ज़। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ है तो वो कर्ज़ लिख लें। मिसाल के तौर पे आपके ऊपर कर्ज़ है 10,000, तो 10,000 कर्ज़ लिख लें। बीवी का गैर अदाशुदा मेहर, अगर बीवी का मेहर आपने अदा नहीं किया है तो वो भी एक कर्ज़ है आपके ऊपर, तो वो मेहर भी लिख लें। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये बीवी का मेहर है, तो वो भी आप लिख लें। बिजली का वाजिबुल अदा बिल, बिजली का बिल जो अभी आपको अदा करना है वो भी लिख लें। गैस का वाजिबुल अदा बिल, यानी गैस का वो बिल जो अभी आपको अदा करना है वो भी लिख लें। पानी का वाजिबुल अदा बिल जो अभी आपको अदा करना है वो भी आप लिख लें। टेलीफोन का वाजिबुल अदा बिल, इसी तरह से मकान का वाजिबुल अदा किराया, आप किराए के मकान पर रहते हैं तो जो किराया आपके ऊपर चढ़ा हुआ है वो भी आप नोट कर लें। दुकान आपकी जो है वो किराए पर है, तो दुकान का जो किराया आपको देना है वो भी आप नोट कर लें। इसी तरह से गोदाम का किराया, कोई गोदाम है आपका, फैक्ट्री है किराए पे आपने ले रखी है, तो उसका किराया जो आपको अदा करना है। इसी तरह से दूसरे बहुत सारे ख़र्चे जो आपको देना है, बहुत सारे ख़र्चे हैं, इसका किराया जाना है, उसका किराया जाना है, जितने भी तरह के किराए हैं वो सब लिख लें। इसी तरह से काम करने वाले आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, उनको आपको तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है, वो भी आप नोट कर लें। अब ये सारी चीज़ें जो आपको देनी हैं, जो आपके ऊपर कर्ज़ा हैं, ठीक है, सैलरी है काम करने वालों की, दुकान का, मकान का, बिजली का, टेलीफोन का, ये सारे चीज़ें हैं जो आपको, सारे कर्ज़ हैं जो आपको देना है, वो आप नोट कर लें। तो मिसाल के तौर पे ये टोटल मिला के बने 50,000 या 1 लाख बने, ठीक है, 1 लाख बने, तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना है 2 लाख, और देना आपको कितना है, आपके ऊपर कर्ज़ा कितना है 1 लाख। तो अब ये 1 लाख जो आपको देना है, बिजली का किराया, कर्ज़ा, बीवी का मेहर और बिजली का बिल, दूसरे ख़र्चे, जितने भी तरह के ख़र्चे, ये सारे 1 लाख के बने, तो 2 लाख का आपके पास अमाउंट है टोटल, सारी चीज़ें मिला के 2 लाख की हो रही हैं। अब ये 1 लाख आप 2 लाख में से माइनस कर देंगे तो कितना बचा 1 लाख। अब इस 1 लाख पर 2.5% के हिसाब से ज़कात आपको देनी होगी। बात समझ आ रही है? इसी तरह से आपने टोटल लगाया सारी चीज़ों का, सोना, चांदी, कैश और बिज़नेस का सामान, जितना आपने जोड़ा तो टोटल बैठा मान लीजिए 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का टोटल बैठा। लेकिन आपके ऊपर जो कर्ज़ा है और जितने भी तरह के ख़र्चे हैं, जितने भी तरह के अमाउंट हैं जो आपको लोगों को देना है, तो वो कितना बैठा है, वो बैठा मान लीजिए 50,000 रुपये का। अब ये जो 50,000 रुपये का अमाउंट बैठा है, ये आप 2 लाख में से माइनस कर देंगे, कितना बचा 1.5 लाख। अब 1.5 लाख पर 2.5% के हिसाब से आपको ज़कात देनी होगी। इसी तरह से एक चीज़ और ऐड कर लें आप कि कोई भी कमेटी आपने डाल रखी है, तो जितनी कमेटियां आप भर चुके हैं, जितनी कमेटियां आप भर चुके हैं वो भी ऐड करेंगे आप। मिसाल के तौर पे 10 कमेटियां आपको देनी है 10,000 रुपये की, तो 3 कमेटियां आप दे चुके हैं, तो वो जो 3 कमेटियों के 30,000 दे चुके हैं वो भी आप ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान तरीका है ज़कात का हिसाब करने का, जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया। सबसे पहले आप टोटल लगाएं कि आपके पास कितना है इस वक्त, फिर उसके बाद आप हिसाब लगाएं कि कितना आपके ऊपर कर्ज़ा है और कितना ऐसा अमाउंट है जो आपको दूसरों को देना है, वो माइनस कर दें। फिर अगर आपके पास इतना अमाउंट बन रहा है जो निसाब को पहुंचता है, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, और अगर वो निसाब को नहीं पहुंचता है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 लाख रुपए हैं और कर्ज़ा आपके ऊपर 1,80,000 रुपये का है या 2 लाख रुपए का ही कर्ज़ा है, तो ये तो बराबर हो गए, कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। साहिब निसाब किसको कहते हैं? तो साहिब निसाब कहते हैं वो शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी के बक़द्र रुपया पैसा हो, उसको कहा जाता है साहिब निसाब। 52.5 तोला चांदी हमारे इंडिया में 37,000 रुपये की तकरीबन आ रही है। तो अगर किसी शख्स के पास 37,000 रुपये हैं तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, है ना। तो जितना भी टोटल अमाउंट आपके पास है, आप कर्ज़ा वगैरह सारा माइनस करने के बाद देखें कि अब आपके पास कितना बच रहा है। अगर इतना बच रहा है जो निसाब तक पहुंचता है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर वो निसाब को नहीं पहुंचता है तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पे किसी के पास
3 लाख रुपया है कैश और उसके ऊपर कर्जा है 5 लाख, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि कर्जा माइनस करने के बाद उसके पास कुछ बचा ही नहीं। 3 लाख उसके पास है, 5 लाख कर्जा है, 3 लाख अगर वो कर्जे में दे दे तो उसके पास बचा क्या, कुछ नहीं, तो उसके ऊपर फिर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब ये जो कहा जाता है साल गुजरना, तो साल गुजरने का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो ये समझें कि ज़कात फ़र्ज़ जो होती है वो तब होती है कि जब कोई साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब वो जब से हुआ है तब से लेकर उसके ऊपर 1 साल गुजर जाए तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई जनवरी या मुहर्रम की 1 तारीख को साहिब निसाब हुआ, यानी उसके पास इतना रुपया आ गया जो निसाब को पहुंचता है, 1 मुहर्रम को उसके पास इतना अमाउंट आ गया, तो ये 1 मुहर्रम को माना जाएगा कि ये 1 मुहर्रम को साहिब निसाब हो गया था। अब जब अगला 1 मुहर्रम आएगा अगली साल का, ठीक है, उस वक्त ये हिसाब लगाएगा कि इसके पास कितना अमाउंट है। तो ये मतलब होता है कि जिस दिन हम साहिब निसाब हुए हैं ठीक उसके 1 साल के बाद हमें ज़कात का हिसाब लगाना ज़रूरी है। अगर हिसाब लगाने के बाद हमारा अमाउंट निसाब तक पहुंच रहा है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर निसाब तक नहीं पहुंच रहा है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब चूँकि हम लोगों को अपनी डेट पता नहीं होती कि किस डेट में हम साहिब निसाब हुए थे और किस डेट में हमें ज़कात का हिसाब लगाना है, इसीलिए सही तरीक़ा ये है कि चाँद की कोई एक तारीख़ हम मुतय्यन कर लें। ठीक है, देखिए एक बार हम जब साहिब निसाब हो गए ना तो फिर हमेशा हमें हर साल उसी डेट में 1 साल के बाद ठीक उसी दिन उसी डेट में ज़कात का हिसाब लगाना चाहिए। अगर निसाब को माल पहुँचेगा तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, निसाब को माल नहीं पहुँचेगा तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से। अब चूँकि हम लोगों को अपनी डेट पता नहीं होती है, इसीलिए कोई एक डेट हम मुतय्यन कर लें, कोई एक डेट चाँद की हम मुकर्रर कर लें। मिसाल के तौर पे 1 रमज़ान, 1 रमज़ान हम मुकर्रर कर लें कि 1 रमज़ान में हमें ज़कात का हिसाब करना है। अब हर साल जब 1 रमज़ान आए तो हमें ज़कात का हिसाब 1 रमज़ान को ही लगाना है। पूरे साल में कितना गया कितना आया इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अपनी एक डेट फ़िक्स करें, रमज़ान की 1 तारीख़ फ़िक्स करें, मुहर्रम की 1 तारीख़ फ़िक्स करें, कोई एक डेट फ़िक्स कर लें। अगर आपकी पहले से फ़िक्स है तो फिर उसी डेट में आप ज़कात का हिसाब लगाएं। ये नहीं होना चाहिए कि एक डेट आपने फ़िक्स करी फिर 10 दिन बाद आप हिसाब लगा रहे हैं, 15 दिन बाद हिसाब लगा रहे हैं, डेट बदल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि एक डेट आपने फ़िक्स कर ली। मिसाल के तौर पे आपने रमज़ान की 1 तारीख़ फ़िक्स कर ली ज़कात का हिसाब लगाने के लिए। अब जब भी रमज़ान की 1 तारीख़ आए तो आप ज़कात का हिसाब लगाएं। एक दिन पहले कितना था इसका एतबार नहीं है, एक दिन बाद कितना आपके पास आ गया, करोड़ों आएगा, इसका भी एतबार नहीं है, बल्कि जिस दिन आपकी डेट है ज़कात का हिसाब लगाने की उस दिन आपके पास कितना है ये है ज़रूरी चीज़। ठीक है, पूरे साल में कितना गया कितना आया इससे मतलब नहीं है। जिस दिन आपके ज़कात लगाने का दिन है, ज़कात का हिसाब लगाने का दिन है, उस दिन आपके पास कितना है और उस दिन आपके ऊपर कितना कर्जा है, ये है ज़रूरी चीज़। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे। अच्छा, आप हिसाब लगा लें। हिसाब लगाने के बाद आपने देखा कि आपके ऊपर 5,000 रुपये ज़कात के बन रहे, तो आप नोट कर लें कि मुझे 5,000 रुपये ज़कात के देना है। अब ये 5,000 रुपये आप 10 दिन बाद दे दें, 20 दिन बाद दे दें, 25 दिन बाद दे दें, जब आपको आसानी हो जब दे दें, लेकिन हिसाब उसी दिन लगा लें जिस दिन आपका हिसाब लगाने का दिन होता है, जो डेट आपके हिसाब लगाने की है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे। ज़कात के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं वो मेरे सामने हैं, तो आइए मैं आप लोगों को जवाबात देता हूं, और ये सारे सवालों के जवाबात जानने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। MR खान पठान ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब आप खैरियत से होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अच्छा, मेरा मसला ये है कि बीमा फ़िक्स है तो उसमें जो हमारे पैसे जमा हैं उन पे भी ज़कात होगी? जी, जो बीमा आपने करा रखा है तो उस पे जो असल रकम है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो नहीं, जो असल रकम है, जो आपकी रकम है, उस पर भी ज़कात होगी। और मैंने बताया ना कि जो आपका माल है, जो आपकी मनी है, जो आपका पैसा है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कैश की शक्ल में हो, बीमे की शक्ल में हो, शेयर्स की शक्ल में हो, जो आपका अपना है वो सब कुछ जोड़ा जाएगा। ठीक है,
तो बीमे में जो असल रकम है वो भी ज़कात में शामिल की जाएगी। अमजद ख़ान पूछते हैं, जिस दिन ज़कात की डेट हो उस दिन पैसा ना हो तो ज़कात नहीं देना, लेकिन दूसरे दिन पैसा आ गया तो फिर क्या करें? देखिए, जिस दिन आप साहिब निसाब हुए, फ़र्स्ट टाइम आप जब साहिब निसाब हुए, वो आपकी ज़कात की तारीख़ है। फिर उसके ठीक 1 साल के बाद आपको ज़कात का हिसाब लगाना होगा। अब लोगों को ये याद नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम वो साहिब निसाब कब हुए थे, तो इस सिलसिले में मसला ये है कि कोई एक चाँद की तारीख़ आप फ़िक्स कर लें। मिसाल के तौर पे आपको याद नहीं है कि आप फ़र्स्ट टाइम साहिब निसाब कब हुए थे, तो फिर आप चाँद की कोई एक तारीख़ फ़िक्स कर लेंगे। मिसाल के तौर पर रमज़ान की पहली तारीख़ को मैं अपना ज़कात का हिसाब लगाऊंगा। अब हर साल सारी ज़िंदगी आपको रमज़ान की पहली तारीख़ में ज़कात का हिसाब लगाना है। ठीक है, ज़कात का हिसाब लगाने के बाद आप देखेंगे आपके पास कितना है, वो आपने जोड़ लिया, कितना आपको दूसरों को देना है वो आपने माइनस कर दिया। फिर आपने देखा कि आपके पास 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पे हैं इस वक्त, तो 2.5% के हिसाब से 2,500 रुपये आप उसमें से ज़कात के निकाल देंगे। और उस दिन अगर आपने सारा टोटल लगाया, टोटल लगाने के बाद आपने देखा कि आपके पास कुछ है ही नहीं है, आप साहिब निसाब है ही नहीं है, मिसाल के तौर पे 2 लाख का आपके ऊपर कर्ज़ा है और 1 लाख आपके पास है, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपके ऊपर ज़कात होगी नहीं। अगले दिन 1 करोड़ रुपए आ जाए, अगले दिन 1 लाख रुपए आ जाए, उसका एतबार नहीं है। पूरे साल आपने क्या ख़र्च किया, कितना दिया, कितना लिया, इसका भी एतबार नहीं है। जो ज़कात का हिसाब लगाने की डेट है, जिस दिन आपको ज़कात का हिसाब लगाना है, उस दिन आपके पास कितना है उसका एतबार है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। जावेद अख्तर पूछते हैं, सिर्फ 7 तोला सोना है उस पर ज़कात है या नहीं? देखिए, जो कहा जाता है कि 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, तो 7.5 तोला सोना ये तब है जब आपके पास चांदी भी ना हो, आपके पास बिज़नेस का सामान भी ना हो, आपके पास कैश भी ना हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है, तो फिर मसला ये है कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए, तब ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। जिसके पास सोना होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो कैश होता है। रोज़ाना की ज़रूरत को छोड़कर जो साइड में कैश पड़ा होता है वो भी अगर है, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो, तब भी फिर सोना 7.5 तोला होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फिर वही 52.5 तोला हो जाएगा। ये जो कहा जाता है कि 7.5 तोला सोना हो, ये तब है जब कुछ भी नहीं है, बस सोना ही सोना है, तो फिर मसला ये है कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। शौकत अंसारी पूछते हैं, मौलाना साहब मेरे पास कालीन बनाने की 15 मशीन है, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। मैं महीने का 30,000 कमाता हूँ, तो क्या मैं 2.5% हर महीने में निकालूं या साल में एक बार? देखिए, मशीन जो आपने ख़रीदी है कारोबार के लिए, तो उन मशीन पर ज़कात नहीं होगी। उन मशीन से जो कमाई आप करते हैं, उन मशीन से आप कालीन बनाते हैं, तो वो जो कालीन बना के आप सेल करते हैं ना, तो ये कालीन पर, ये जो आपका माल है, जिस माल को आप सेल करके अपना बिज़नेस करते हैं, इस माल पर ज़कात होगी। अगर आपने मशीनें ही ख़रीदी हुई हैं बेचने के लिए, तो फिर मशीनों पर भी ज़कात होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़कात बिज़नेस के सामान पर होती है। अगर आपने मशीनें ख़रीदी हैं, आपका मशीन बेचने का ही काम है, तो फिर मशीनों पर भी ज़कात होगी। लेकिन आपने मशीन इसलिए ख़रीदी है कि इस मशीन से आप कालीन बना के सेल करेंगे, तो बिज़नेस आपका कालीन का है, मशीनों का नहीं है, इसीलिए कालीन पर आपके ज़कात होगी। ठीक है, हर महीने में, अच्छा आप महीने में 30,000 कमाते हैं, 15-20 हज़ार कमाते हैं, 30,000 कमाता हूँ, तो क्या मैं 2.5% हर महीने में निकालूँ? हर महीने में निकालें या आप साल में निकालें, लेकिन जो डेट आपकी है ना ज़कात निकालने की, जो भी आपकी डेट है, या नहीं है तो आप एक डेट मुकर्रर कीजिए हिसाब लगाने की। उस दिन आपके पास कितना है उस पर ज़कात होगी, फिर आप उसको धीरे धीरे महीने में देते रहें, वो अलग बात है। अच्छा, ज़कात पहले भी निकाली जा सकती है। मिसाल के तौर पे हर महीने आप 2,000 1,000 किसी गरीब को देते हैं, है ना, ज़कात की नीयत से देते हैं, ठीक है, देते रहें। अब जो आपका हिसाब लगाने का दिन है, मिसाल के तौर पे पहली तारीख़ रमज़ान की आपने सेट कर रखी है कि इस तारीख़ में मुझे ज़कात का हिसाब लगाना है, तो ज़कात का हिसाब लगाने के बाद आपके ऊपर कितनी ज़कात बन रही है वो आप देख लें। मिसाल के तौर पे आपके ऊपर ज़कात बन रही है 5,000 रुपये की, और आपने जो है हर महीने 500 रुपये करके 6,000 ज़कात के दे दिए, तो आपने ज़्यादा दे दिए, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करें।
और अगर कम दिए हैं तो जितनी ज़कात बन रही है वो अमाउंट पूरा कर दें। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। मुस्तकीम कहते हैं मुफ्ती साहब खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मेरे ऊपर तो कर्ज़ है, बीवी के पास ज़ेवरात हैं, इस सूरत में मेरे लिए क्या हुक्म है? देखिए, बीवी के पास अगर ज़ेवरात हैं तो बीवी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। आपके पास नहीं है कुछ भी, आपके ऊपर कर्ज़ा है, तो आप कर्ज़ा माइनस करने के बाद देखें कि अगर आप साहिब निसाब हैं तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब रही ये बात कि बीवी की ज़कात कौन निकालेगा? बीवी की ज़कात शौहर भी निकाल सकता है, कोई मसला नहीं है इस सिलसिले में। लेकिन अगर पैसे ना हों ज़कात निकालने के, बहरहाल आप ज़कात का अमाउंट नोट कर लें कि मेरे ऊपर 2000 3000 इतने रुपए इस साल ज़कात के बने, वो नोट कर लें। जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं, जब आएँ तब आप निकाल दें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन बहरहाल लिख के रख लें कि इतना मुझे रुपया निकालना है, ये मुझे अपनी ज़कात हर हाल में निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल है। और अगर फिर भी किसी के पास पैसे नहीं आए तो क्या करे वो? तो भाई सोना बेचना पड़ेगा, फिर तो आपको चांदी बेचना पड़ेगी, आपको ज़कात तो बहरहाल देना है। ठीक है, तो सिंपल तरीक़ा है एकदम। अफरोज़ शेख पूछते हैं, जिसके पास कैश नहीं है और 2 से 3 तोला सोना है और घर भाड़े से रहता हूँ तो ज़कात कितना देना पड़ता है? देखिए भाई, मेरे अफरोज़ भाई, आपके पास 2 से 3 तोला सोना है तो कुछ कैश भी तो होगा ना, कुछ कैश भी तो होगा। तो कैश मिलाने के बाद, जैसे मैंने अभी पिछले मसले में बताया कि सोना 7.5 तोला होना ये तब है जब कैश भी ना हो किसी के पास, 100 रुपये भी किसी के पास ना हो, ये तब है। और ऐसा आम तौर पर होता नहीं है, इसीलिए 7.5 तोला होना, 7.5 तोला सोना होना फिर कोई ज़रूरी नहीं है, फिर ये भी 52.5 तोला में पहुंच जाएगा। तो कैश है, सोना भी है, तो फिर 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर ये अमाउंट बनता है फिर आपके ऊपर ज़कात होगी। जो भी कर्ज़ा है वो माइनस कर दें आप, फिर आप किराए पे रह रहे हों या कहीं पे भी रह रहे हों, इससे मतलब नहीं है। बल्कि अगर आपके पास आप साहिब निसाब हैं तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। साहिब निसाब किसको कहते हैं पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स, ज़कात का कितना अमाउंट किसी को देना चाहिए जो हक़दार है? 1 लाख भी दे सकते हैं? नहीं, 1 लाख नहीं दे सकते। ज़कात का आप इतना अमाउंट किसी गरीब को दे सकते हैं कि वो साहिब निसाब ना बन जाए। ज़कात कौन देता है? साहिब निसाब। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा हो, उसको साहिब निसाब कहा जाता है। तो साहिब निसाब ज़कात देता है। किसको देता है? जो साहिब निसाब ना हो। तो जिसको हम ज़कात दे रहे हैं तो उसको इतना दें कि वो साहिब निसाब ना बन जाए, यानी इतनी ज़कात दे सकते हैं। 52.5 तोला चांदी के 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में आती है उससे कम हम किसी गरीब को दे सकते हैं। प्लीज़ इसका जवाब दे देना, कोशिश करें। जी, मैंने जवाब दे दिया। ज़फ़र अली शाह कहते हैं, मुफ्ती साहब इसी तरह से खेती से मिलने वाले माल पर ज़कात के बारे में भी बताइए। जी इंशाल्लाह, ये थोड़ा डिटेल से बताने का मसला है तो इंशाल्लाह मैं अलग से इस पर क्लिप बना दूँगा। रिजवान शेख कहते हैं, अगर किसी ने सोने की चैन बच्चों को गिफ्ट में दी है तो उसकी ज़कात देनी है या नहीं? देखिए, ज़कात जिसके ऊपर फ़र्ज़ होती है तो उसकी शर्त यह है कि वो मुसलमान होना चाहिए, गैर मुस्लिम के ऊपर ज़कात नहीं होती, और आकिल होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, पागल के ऊपर ज़कात नहीं होती, बालिग होना चाहिए। ठीक है, नाबालिग के ऊपर ज़कात नहीं होती। तो अगर आपके बच्चे बालिग हैं तो ज़ाहिर है उनके ऊपर भी ज़कात होगी, और अगर बालिग नहीं है तो फिर उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। और अगर आपने गिफ्ट दी है तो बच्चे बालिग हैं तो फिर वो जाने, उन्हीं के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। सैयद रिजवान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे पास कुछ गोल्ड एंड सिल्वर है, मेरी वाइफ का जो मैंने वेट करवाया है और उसकी ज़कात कुछ नियरली 28,500 रुपीज़ की निकल रही है, लेकिन मसला ये है कि मेरी इनकम इतनी नहीं है मैं इतनी ज़कात निकाल सकूं, क्या मैं इस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके साल भर में निकाल सकता हूं? नो प्रॉब्लम भाई, कैसे भी निकालो आप, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लो, लेकिन 28,500 रुपये ये नोट करके रख लो कि इतना ये ज़कात का पैसा मुझे देना है, ये आपके ऊपर कर्ज़ा है और ये हर हाल में आपको देना है। अभी नहीं है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके देते रहना, आप परेशान होने वाली बात ही नहीं है, हम है ना आपके लिए। कौसर अंजुम कहती हैं, मेरे शौहर सरकारी मुलाजिम थे, उनका पैसा मिला पर उस पर 1 साल गुजरना बाकी है, तो क्या उसकी ज़कात देना वाजिब है क्या? आपने पीएफ और LIC पे ज़कात वाजिब है क्या? देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की है
कि साल गुज़रने का मतलब क्या है। साल गुज़रने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर एक माल पर पूरा साल गुज़रे, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़र्स्ट टाइम जब आप साहिब निसाब हुए, फ़र्स्ट टाइम यानी फ़र्स्ट टाइम जब आपके पास इतना अमाउंट आ गया जिससे आप साहिब निसाब हो गए, फ़र्स्ट टाइम आपके पास इतना रुपया पैसा, सोना चांदी, बिज़नेस का सामान, फ़र्स्ट टाइम आपके पास इतना आ गया कि कर्ज़ा वगैरह माइनस करने के बाद इतना अमाउंट आपके पास फ़र्स्ट टाइम आया कि आप 52.5 तोला चांदी उस अमाउंट से ख़रीद सकते हैं, यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा आपके पास आ गया फ़र्स्ट टाइम, तो वो डेट आपकी हो जाएगी ज़कात की। अब उस डेट के ठीक 1 साल बाद उसी डेट में आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और उस डेट में आपको ज़कात का हिसाब लगाकर ज़कात का अमाउंट अलग करना पड़ेगा। अगर जिस दिन फ़र्स्ट टाइम आप साहिब निसाब हुए थे वो डेट आप नोट कर लें। मिसाल के तौर पे मुहर्रम की 15 तारीख को आप फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में साहिब निसाब हुए, तो 15 मुहर्रम आपकी ज़कात की तारीख़ फ़िक्स हो गई। अब ठीक 1 साल के बाद जब 15 मुहर्रम आएगा तो उस 15 मुहर्रम को आपको ज़कात का हिसाब लगाना पड़ेगा। टोटल अमाउंट गुणा भाग करके माइनस वगैरह करके आपको देखना पड़ेगा आपके पास टोटल कितना माल है, सोना चांदी कैश माल तिजारत, ये 4 चीज़ें होती हैं और ये किसी भी शक्ल में हो, ठीक है। अब आपने देखा कि गुणा भाग करने के बाद कि आपके पास 1 लाख रुपया सपोज दैट है, तो 1 लाख रुपये पर 2.5% के हिसाब से आपको ज़कात निकालना पड़ेगी। और आपने 15 मुहर्रम को हिसाब लगाया तो आपने देखा कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं है, 20,000 रुपये बच रहे हैं बस टोटल, तो फिर आप उस दिन साहिब निसाब है ही नहीं, तो फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं होगी। तो ये है साल गुजरने का मतलब। अब आपको याद ही नहीं है कि आप फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में साहिब निसाब कब हुए थे, तो इस सिलसिले में मसला ये है कि आप कोई भी चांद की एक तारीख़ फ़िक्स कर लें ज़कात का हिसाब लगाने के लिए। रमज़ान की पहली तारीख़, 10 तारीख़, 15 तारीख़, कोई भी एक तारीख़ फ़िक्स कर लें, उस एक तारीख़ में आप हिसाब लगाएंगे, हर साल उसी तारीख़ में हिसाब लगाएंगे, सारी ज़िंदगी उसी तारीख़ में हिसाब आपको लगाना है अब ज़कात का, ठीक है ना। जो तारीख़ आप फ़िक्स कर लेंगे चांद की, अंग्रेज़ी नहीं चांद की, उस तारीख़ में हिसाब लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितना अमाउंट है। सारा कर्ज़ा वगैरह माइनस करने के बाद, गुणा भाग करने के बाद आपने देखा कि आपके पास 1 लाख है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर पूरा 1 साल गुजरे, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि 1 लाख है, 2.5% के हिसाब से 2,500 रुपये ज़कात निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि 1 साल अभी नहीं गुजरा, तो 1 साल गुजरने का मतलब ये है जो मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार मेरी क्लिप देख लिया करें, समझ में आ जाएगा। मून खान कहते हैं भाईजान, गोल्ड और सिल्वर के सामान की ज़कात शौहर दे या बीवी? जिसका सामान है वही देगा। बीवी के ज़ेवरात हैं तो बीवी देगी, शौहर के ज़ेवर हैं तो भाई तो शौहर देगा, है ना। अगर बीवी का माल है तो बीवी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, शौहर का माल है तो शौहर के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। हाँ, बीवी ये कह सकती है कि मेरे ऊपर इतने रुपए ज़कात के बन रहे हैं, आप ज़कात मेरी तरफ से निकाल देना, तो शौहर ज़कात निकाल देगा बीवी की तरफ से, ठीक है। मून खान ये पूछते हैं, मुझे आपसे ये मालूम करना था कि मेरे वालिद के मेरे पास अमानत के रुपए रखे हुए हैं, तो उन पर ज़कात तो नहीं देनी है या देना है? नहीं, जो चीज़ें आपके पास बतौर अमानत रखी हुई हैं उन पर ज़कात नहीं है। MR मंसूरी पूछते हैं, मैंने सोना ख़रीद कर मम्मी को दे दिया है तो ज़कात कौन देगा उसकी? अगर आपने अम्मी को ऐसे ही दिया है कि लो अम्मी ये रख लो आप, ठीक है, तो फिर वो आपका ही है, आपके ऊपर ही ज़कात होगी। और अगर आपने ये कहा लो अम्मी ये मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है, यानी आपने अम्मी को मालिक बना दिया है, अब वो अम्मी का ही है, तो फिर अम्मी के ऊपर ज़कात होगी। लेकिन आप अगर चाहें तो अम्मी से कह सकते हैं कि अम्मी इसकी ज़कात में निकाल दे रहा हूँ, ज़कात निकालो, तो आप अम्मी की तरफ से ज़कात भी निकाल सकते हैं। बहरहाल जिसका जो माल होगा, बेटे का है तो बेटा निकालेगा, बाप का है तो बाप का, बेटी का तो बेटी, माँ का है तो माँ, जिसकी जो चीज़ है वही ज़कात निकालेगा। मायरा सिद्दीकी पूछती हैं, मुफ्ती साहब अगर लड़कियों की शादी के लिए ज़ेवर बनवाया गया है तो क्या उसकी भी ज़कात निकालना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर बच्ची की शादी के लिए ज़ेवर बनवाया गया है तो उस पर भी ज़कात निकालनी पड़ेगी। ज़कात को बोझ मत समझो, ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से बरकत आती है, ज़कात से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, और अल्लाह राज़ी होता है ना तो माल बढ़ता है, घटता नहीं है। हम लोग कहते हो यार ज़ेवर तो बच्चे की शादी के लिए बनवाया था, इस पर भी ज़कात है। 1 लाख में 2,500 रुपये क्या है? मतलब 1 लाख में 2,500 बहुत बड़ी रकम है कोई? 1 लाख में 2,500 कितनी, मतलब 40वां हिस्सा है।
है ना। और ज़कात देने से माल बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके बच्चों की शादी रुक जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाएगी। इसीलिए ज़कात निकलेगी, चाहे ज़ेवर बच्चों की शादी के लिए बनवाया हो, चाहे अपने लिए बनवाया हो। मोहम्मद माजिद ऑफिशियल पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपने 7.5 तोला सोना के बारे में नहीं बताया, क्यों? मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज के टाइम में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास 7.5 तोला सोना तो हो और कोई चीज़ इसके अलावा ना हो, कैश भी ना हो, सिल्वर भी ना हो, बिज़नेस का सामान भी ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसा बहुत कम है। इसीलिए हकीकत ये है कि 52.5 तोला चांदी ये है निसाब। 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा अगर किसी के पास है तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। 7.5 तोला सोना ये तब है जब उसके पास एक धेला भी, 1 रुपया भी ना हो, और ऐसा होता नहीं है। प्राउड इंडियन पूछते हैं, जनाब मेरे शौहर ने फ़ाइनेंस करवा कर गाड़ी ली है और वो ही हमारी कमाई का ज़रिया है। गाड़ी की किश्त हर महीने देनी पड़ती है, अब ज़कात देने का हिसाब क्या होगा? देखिए, जिस महीने की आपको किश्त देनी है ना, उस महीने की किश्त को आप माइनस कर देंगे, कर्ज़े में ले लेंगे उसको, ठीक है। बाकी जितना भी अमाउंट है आपके पास, जितनी आमदनी आप उस महीने की सैलरी हो या टोटल अमाउंट जो आपका सेविंग अकाउंट में हो या करंट अकाउंट में हो या आपके पास कैश हो, तिजोरी में रखा हुआ हो, जो भी हो, सबको जोड़ने के बाद कर्ज़े माइनस करेंगे और गाड़ी की वो किश्त आप माइनस करेंगे जो किश्त आपको उस महीने अदा करनी है, ठीक है। और अगर आप साहिब निसाब है तो ज़कात देनी होगी, नहीं है तो ज़कात नहीं देनी होगी। सीधा सा सिंपल सा तरीक़ा ये है कि जो भी आप ज़कात निकालने की डेट फ़िक्स करेंगे और हर साल उसी डेट में आपको ज़कात का हिसाब लगाना है। उस डेट में अगर आप हिसाब लगाने के बाद साहिब निसाब निकलते हैं तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर साहिब निसाब नहीं निकलते हैं तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अब अगले दिन क्या हो रहा है, पिछले दिन क्या हुआ था, उसको आप छोड़ दो। हिसाब लगाने का जो दिन है ना, वो दिन का एतबार है, ठीक है। आयशा रियाज पूछती हैं, मौलाना साहब मेरे पास 550 ग्राम चांदी है और 3.5 तोला सोना है और 1 लाख नकद, इन पे कितना ज़कात हुई, प्लीज़ जवाब दें। देखिए, सोना मार्केट के रेट से ये जो आपके पास है ये कितने का जाएगा, कितने का बिकेगा? 550 ग्राम चांदी जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगाते हैं उस दिन ये चांदी मार्केट में कितने रुपए की बिकेगी, मार्केट के रेट के हिसाब से आप उसका रेट लगा लें। सोने का रेट लगा लें 1 लाख रुपया, क्या 1 लाख रुपया भी आप नोट कर लें और प्लस कर दें कि ये टोटल अमाउंट कितना बना, 3 लाख बने, 4 लाख बने, 5 लाख बने। फिर उसके ऊपर जितने भी कर्ज़े हैं आपके ऊपर वो सारे माइनस कर लें। माइनस करने के बाद आप देखें 2 लाख बने, 3 लाख बने, उसके फिर आप जो है ना 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालेंगे। 1 लाख पर 2,500 रुपये ज़कात के बनते हैं, 2 लाख पर 5,000, 4 लाख पर 10,000 रुपये ज़कात के बनते हैं, 8 लाख पर 20,000 रुपये ज़कात के बनते हैं और 10 लाख पर 25,000 रुपये ज़कात के बनते हैं, ठीक है। जीशान जीनो ये पूछते हैं, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि हम अपना घर बनवाने के लिए कुछ सेविंग किए हैं, क्या उस पर भी ज़कात होगी? भाई बिल्कुल होगी। आपने सेविंग की हुई हो या आपने किसी और काम के लिए रखा हो, आपका जो भी माल है, मैंने क्या कहा, आपका जो भी माल है उस पर ज़कात होगी। अब आपका ही है ना वो माल, इसमें आपके माल में सब आ गया, चाहे आपने घर बनवाने के लिए रखा हो, शादी करने के लिए रखा हो, सोना बनवाने के लिए रखा हो, कारोबार के लिए रखा हो, आपका जो भी माल है जिसके आप मालिक हैं उस पर ज़कात होगी। राशिदा बेगम पूछती हैं, भाई आपकी कौन सा अकाउंट में ज़कात की रकम दे सकते हैं? अच्छा, ज़कात की रकम के लिए फ़िलहाल जो मैं पैकेज तैयार करा रहा हूँ गरीबों के मदद के लिए, गरीबों के ताउन के लिए, तो मैंने ईद से पहले ये इरादा किया है कि वो गरीब जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं उनके घरों तक एक पैकेज, पूरा एक फैमिली पैकेज जिसमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, वो इंशाल्लाह उनके घर तक पहुँचाना है। तो स्क्रीन पर ये नंबर है, इस पर आप अपनी ज़कात की रकम भेज सकते हैं। मुस्कान शेख पूछती है, मुफ्ती साहब जो पैसे हम किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए निकाले हैं, जैसे कॉलेज एडमिशन वगैरह के लिए निकाले हैं, तो क्या वो पैसा भी ऐड होंगे ज़कात में? अभी मैंने क्या समझाया आपको, जो भी पैसा जिसके आप मालिक हैं, कोई भी पैसा जिसके आप मालिक हैं, एडमिशन के लिए, घर बनवाने के लिए, किसी और के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए ज़कात होगी बहरहाल, ठीक है।
तो इस पर भी ज़कात होगी। आशू खान पूछते मुफ्ती साहब, घर बनाने के लिए पैसा रखा है, 3 या 4 महीने बाद घर बनवाना है, तो क्या उन पैसों पर भी ज़कात देनी होगी? जी बिल्कुल देनी होगी। अब मैंने आपको बताया ना कि 10 लाख पे कितनी सी ज़कात जा रही है। सोचें आप ज़रा, 4 लाख पे कितने हो गए? 1 लाख पे 2,500, 2.5, 5, 10, 4 लाख पे 10,000 और 10 लाख पे 25,000 ज़कात जा रही है। भाई यार, इतना तो जो है हम मिस्त्री मज़दूरों को ज़्यादा दे देते होंगे। कोई बात नहीं है, ज़कात दोगे अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह इसी पैसे में इतनी बरकत दे देगा कि आप करोड़ों रुपए का काम 10 लाख में करा लोगे। अल्लाह तो कुदरत वाला है ना। तो इसलिए ये मत सोचो कि पैसा घट जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा पैसा। वसीम अल मुबारक, और दूसरा सवाल है कि रोज़ 200-300 रुपये निकाल कर रखता हूँ जमा करने के लिए, यानी इकट्ठे कर रहा हूँ, तो क्या उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी? आप इकट्ठे कर रहे हो, आपके हैं ना, वो ज़कात होगी। जो भी पैसा आपका है उस पर ज़कात होगी। मोहम्मद मुनाफ कहते हैं, हज़रत क्या ज़कात बेवा औरत पर फ़र्ज़ होती है? बेवा मालदार है तो उस पर भी होगी। मैंने उसूल बताया कि ज़कात मालदारों पर फ़र्ज़ होती है। और शरीयत की नज़र में मालदार कौन है? शरीयत की नज़र में मालदार वो है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा बिज़नेस का सामान हो, उसको साहिब निसाब कहा जाता है। तो बेवा है तो उस पर भी ज़कात होगी। रिहान इदरीसी कहते हैं, अगर कोई ज्वेलरी हमारे पास है और उसकी ज़कात निकाल दी है तो क्या अगले साल भी निकालनी पड़ेगी? जी, ज़कात हर साल निकलेगी जनाब आली, ज़कात हर साल निकलेगी। जैसे नमाज़ें रोज़ाना फ़र्ज़ होती है ना 5 टाइम की, आज ज़ोहर की पढ़ ली तो ऐसा थोड़ी ना कल भी नहीं पढ़ोगे आप। इसी तरह से ज़कात हर साल फ़र्ज़ होती है, हर साल हमें ज़कात निकालनी होती है। अमीर उन निसा शेख, मुफ्ती भाई, मैं बैंक से 9 लाख का लोन लिया तो क्या मुझे ज़कात देनी होगी? 9 लाख का लोन आपने लिया है तो लोन का पैसा चूँकि कर्ज़ा है आपके ऊपर, उसको जो असल रकम है उसको आप माइनस कर दें और फिर देखें आपके पास कितना बच रहा है। अगर वो बचा हुआ साहिब निसाब तक पहुँचता है तो ज़कात होगी, और अगर निसाब तक नहीं पहुँचता है तो फिर ज़कात नहीं होगी। मुस्कान सिद्दीकी, इतने टाइम तो माशाल्लाह सबके पास इतना है कि 52.5 तोला चांदी ख़रीद कर रख दें, फिर भी ज़कात नहीं निकालते। मैं ख़ुद नज़र में सबके देख रही हूँ। सही कहा आपने बिल्कुल। इस टाइम हकीकत ये है कि अक्सर लोगों के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपया पैसा है ना। और अगर तभी तो कहा गया ना कि अगर मुसलमान ठीक ठीक अपनी ज़कात निकाल दे तो कोई भी गरीब भूखा ना सोए। दिक्कत ये है कि हम 1 लाख में अल्लाह हमसे 2.5% मांग रहा है, 40वां हिस्सा मांग रहा है अल्लाह। माल अल्लाह का दिया हुआ और सारी जिस्म जान अल्लाह की दी हुई, कारोबार चलाने वाला अल्लाह है ना। हम तो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, दुकान खोल के बैठ गए, अब ये कस्टमर कौन भेज रहा है? कस्टमर के दिल में ये बात कैसे आ रही है कि मैं इस दुकान से सामान ख़रीदूँ? ये अल्लाह है जो कस्टमर आपकी दुकान पे भेज रहा है ना। अल्लाह ताला की तरफ से उस कस्टमर के दिल में ये बात आई कि चलो इस दुकान से मैं सामान लूँ। तो सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह अगर हमसे ये कहता है कि साल में एक बार अपना सब कुछ खर्च कर दो, जितना है सब खर्च कर दो, तब भी ये जुल्म नहीं होता, ये इंसाफ़ी होता। अगर अल्लाह ये कहता आधा खर्च करो, तब भी ये इंसाफ़ी होता, क्योंकि अल्लाह ही का तो सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? 40वां हिस्सा, 2.5%। 1 लाख में 2,500 रुपये। 2,500 रुपये के तो जो 1 लाख रुपए जिसके पास है तो वो मामूली बात है, 10,000 का मोबाइल चला रहा होता है। 2,500-3,000 रुपये का तो वो जूते पहन लेता है। हर महीने 500 रुपये का तो भाई वो रिचार्ज कराता है। हर महीने 500 रुपये का रिचार्ज वाईफाई का लोग कराते हैं, और हर महीने 200 रुपये का तो नॉर्मल सब रिचार्ज करा रहे हैं। 20-25 रुपये के तो रोज़ाना हम मसाले खा जाते हैं, सिगरेटों में उड़ा जाते हैं। और अल्लाह ज़कात में 1 लाख में 2,500 मांग रहा है। शादियों में हम लाखों खर्च कर देते हैं, अपने शौक़ों में हम लाखों खर्च कर देते हैं। लेकिन जहाँ जिससे हमारे रिस्क में बरकत आती है, जिससे अल्लाह का हुक्म पूरा होता है, जिससे हमारा कारोबार बढ़ सकता है, जिससे अल्लाह का हुक्म पूरा होगा, अल्लाह राज़ी होगा, कारोबार की लाइनें खुलेंगी, बरकत और आएगी, उस काम में हम कतराते हैं। सारे यार ये क्या टेंशन है? टेंशन समझ के ज़कात मत दो, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह तेरा दिया हुआ ज़कात भी निकलेगी, ज़कात से ज़्यादा निकालेंगे हम तो। फिर देखो आप कैसे अल्लाह ताला बरकत दाखिल करेगा। अच्छा जी, तय्यबा शमीम कहती हैं, मुफ्ती साहब एक सवाल है मेरा, जो जेवर हम लेते हैं वो ज़्यादातर 8 कैरेट गोल्ड होता है, तो सिर्फ़ उन जेवरों पे हम कैसे ज़कात निकालें, किस हिसाब से? हर साल हम लोग करंट गोल्ड रेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, पर शायद वो गलत होता है, तो आप प्लीज़ मुझे ये क्लियर करें।
18 कैरेट गोल्ड के जेवर पर ज़कात कैसे निकालें? देखिए, जो भी आपके पास गोल्ड है ना, वो आज की डेट में कितने का जाएगा इसका एतबार है, ठीक है ना। जो गोल्ड है, गोल्ड में जो अंगूठी वगैरह में नग लगे होते हैं और जो और चीज़ें होती हैं उसका एतबार नहीं, जो गोल्ड है वो कितने में जाएगा आपके पास जो आज है, अगर वो इसको आप मार्केट में जाएं सेल करने के लिए तो ये कितने में चला जाएगा उसका एतबार है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप देख लें। तो ये कुछ सवालात थे ज़कात से मुताल्लिक़। मुझे उम्मीद है कि ज़कात के ये मसाइल आपके क्लियर हुए होंगे और मुझे पूरा यकीन भी है कि इंशाअल्लाह अब कोई कन्फ्यूज़न आपकी दूर, अब कोई भी कन्फ्यूज़न आपकी बाकी नहीं रही होगी, सारी कन्फ्यूज़न्स दूर हो गई होंगी। बस ये याद रखिएगा कि कोई भी माल जिसके आप मालिक हैं, अब जब ये याद रखेंगे ना आपके, कोई भी माल जिसके आप मालिक हैं, फिर वो किसी भी शक्ल में हो, जोड़ के रखा हो, मकान बनवाने के लिए रखा हो, एडमिशन के लिए रखा हो, उसके आप अगर मालिक हैं तो ज़कात होगी, ठीक है। समझ गए ना बात को? मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।